नमस्कार दर्शकों, बातचीत की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारा यह एपिसोड नॉर सिटी न्यूज चैनल, नॉर सिटी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हो। एक समय ऐसा आया था कि नौर के बच्चे शिक्षा के बारे में चिंतित रहने लगे थे। हमारे शहर के बच्चों का पलायन, आसपास के गांव के बच्चों का पलायन कोटा, जयपुर, सीकर जैसे शहरों में होने लगा था। उस पलायन को रोका नौर के एक ऐसी शिक्षण संस्थान ने जो आज देश में सिर्फ नौर और हनुमानगढ़ में नहीं पूरे देश में विख्यात है, जिसके बच्चे, जहाँ से निकले हुए बच्चे कहीं आईएएस, कहीं सीएस, कहीं सीए, कहीं इंजीनियर बनकर नौर का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारी कड़ी में उसी शिक्षण संस्थान के निर्देशक डायरेक्टर महेश जी शर्मा जुड़े हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हम नौर सिटी के दर्शकों को हार्दिक शुभकामना देने चाहेंगे कि नौर के अंदर नौर सिटी जैसा न्यूज़ चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों को समय समय पर एकदम निष्पक्ष न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और नौर सिटी के निर्देशक साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम बधाई। धन्यवाद सर। अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इतनी बड़ी संस्था, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और ना जाने कितने ही बच्चों का भविष्य अपाला स्कूल पर टिका हुआ है। ये जिम्मेदारी आपने उठा रखी है, ये बहुत ही साहसिक कार्य है और नौर आपका हमेशा इसके लिए आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी। सर, इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रति बहुत सारे सवाल आ रहे थे। बहुत से लोगों का कहना था, बहुत से लोगों का अलग अलग मानना है कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ऐसा होता है, वैसा होता है। आज उन्हीं सवालों में से जनता के कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर मेरे हिसाब से कोई और नहीं हो सकता जो इन सवालों का स्पष्ट और सीधा जवाब दे सके। अगर कुछ त्रुटि रह जाती है तो सर मैं भी से ही क्षमा, क्योंकि सवाल जनता के हैं और जो जनता के मन में विचार आते हैं वही हमें पूछ रहे हैं। जी, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं पूरी ईमानदारी से आपके और जनता के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। सर, पहला यही सवाल यही आता है, जब भी इंग्लिश मीडियम स्कूल, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की बात आती है तो अधिकांश लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। अपने जो ट्रेडिशनल हैं वो नॉर्म्स खो देते हैं बच्चे। सर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके बारे में देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्टिंग में स्टार्ट हुए थे तो ये क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। इसके अंदर जो टीचर्स होते थे वो भी क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़े हुए रहते थे। तो जब भी कोई फंक्शन होता था स्कूल्स के अंदर तो क्रिश्चियन ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था। क्रिश्चियंस के जो भी फंक्शंस होते थे उन्हीं की कल्चर को आगे बढ़ाया जाता था। तो उस वजह से लोगों के अंदर एक अवधारणा बन गई कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़कर और क्रिश्चियन रिलीजन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर आज के समय में अगर देखा जाए तो जितने भी स्कूल्स इंग्लिश मीडियम खुले गए हैं उसमें क्रिश्चियन मिशनरी का परसेंटेज बहुत ही कम हो गया है। अभी जैसे मेरा खुद का स्कूल अगर मैं मानूँ तो उसके अंदर जो एकेडमिक पार्ट है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। बाकी जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं, जो कल्चर है, जो रिचुअल्स हैं, जो संस्कार दिए जाते हैं, वो हिंदू जो कल्चर है, हिंदू संस्कृति है, उसी से संबंधित सारे संस्कार दिए जाते हैं। अपने संस्कृति के संबंधित ही जो है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्रिश्चियंस और उनको कोई मोटिवेट कर रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरी से रिलेटेड जो स्कूल्स थे उनके अंदर ऐसा होता था, लेकिन अभी सिर्फ एकेडमिक पार्ट है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी हायर स्टडीज़ हैं, आज आईआईटी की तैयारी करेंगे बच्चे, नीट की तैयारी करेंगे, वो सब जो सिलेबस वगैरह डिज़ाइन किए हैं वो इंग्लिश में है और इंग्लिश ऑथर्स की जो बुक है वही जो है उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी ये कंपल्सन है कि हम अपनी जो बच्चे हैं, टैलेंट है, उनको आगे ले जाने के लिए इंग्लिश में एजुकेशन दें, ताकि वो बच्चे अपने टैलेंट के को डिजर्व जो करते हैं उसको हासिल कर सकें, उस तरीके से आगे बढ़े। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियन रिलीजन को आगे बढ़ाया जाए। वो पहले की संस्कृति अपनी हिंदू ही रहती है और आज के समय के अंदर जो एकेडमिक पार्ट है अपनी जो वो इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। बाकी उसके अंदर जो है वो हिंदू जो कल्चर है उसी को आगे बढ़ाया, जो अपनी इंडियन कल्चर है उसी को आगे बढ़ाया, चाहे वो अपना कोई भी धर्म हो, हिंदू कोई भी धर्म, उसमें लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ईसाई धर्म का कुछ मैटर नहीं। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। सर, दूसरा जो आम आदमी का ये सवाल रहता है कि भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो हर कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। बहुत ज़्यादा
फीस लेते हैं। आम आदमी तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा ही नहीं पाता, तो सर उसका कैसे रहता है? देखिए अनुभव जी, इसके दो पार्ट में हम आंसर देंगे आपको। पहला, आपने कहा कि हर कोई व्यक्ति इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ा पाता, उसके बारे में हम बताएंगे। और दूसरा, उसका क्या सॉल्यूशन है भी, वो कैसे पढ़ा सकता है, उसका भी सॉल्यूशन बताते हैं। पहली बात की, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में स्टार्ट किया जाता है तो इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने वाले टीचर्स दिए आपको, जो कि लोकल सोसाइटी के अंदर इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले टीचर्स मिलते नहीं है। ये टीचर्स आपको बाहर से लाने पड़ेंगे, जो इंग्लिश खुद बोल पाते हैं, इंग्लिश में बच्चों को पढ़ा पाते हैं। और जब बाहर से कोई टीचर आएगा तो वो डेफिनेटली हायर सैलरी में आएगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। तो एक स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल रन कर रहा है तो उसके खुद के एक्सपेंसेस है, और वो एक्सपेंसेस नॉर्मल हिंदी मीडियम स्कूल से ज़्यादा होंगे डेफिनेटली। तो इसलिए जो फीस जो स्ट्रक्चर होगी वो नॉर्मल स्कूल से ज़्यादा होगी। इसलिए नॉर्मल पब्लिक को ये लगता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके प्रावधान कर रखे हैं। जैसे 2009 के अंदर आरटी जो स्टार्ट हुआ था पूरे भारत के अंदर, उसके माध्यम से जो भी बच्चे पुअर हैं या जिन लोगों की आय कम है, उन बच्चों को हम आरटी के थ्रू एडमिशंस देते हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 25% है। और उसकी फीस जो है वो गवर्नमेंट पे करती है स्कूल्स को। और एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि स्कूल की जो फीस है वही देती है, वो ऐसी फीस देती है जिससे कि स्कूल के एक्सपेंसेस निकल जाए। तो जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते वो आरटी के थ्रू अप्लाई करें, और आरटी के थ्रू अप्लाई करने में डेफिनेटली सारे बच्चों का डिफरेंट जितने भी स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन हो जाएगा, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल अपाला भी कुछ सर इस फीस को कम करने या फिर बच्चों की हेल्प करने के लिए कोई प्रोग्राम ला रहे हैं या फिर लाता देखिए रहता है? ऐसा है कि हम ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जब हमारे भाई साहब दिनेश जी शर्मा ने ये स्कूल स्टार्ट किया था तो उनका पर्पज यही था कि वो लोग जो इंग्लिश मीडियम स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उनका सच में वो जेन्युइनली अगर उस चीज़ को डिजर्व करते हैं कि सच में उनकी आय कम है, तो हम उन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को फीस में कंसेशन भी देते हैं। और मैं खुद स्कूल का अभी ऑनर हूँ, तो मेरे स्कूल्स के अंदर, मैं नंबर तो नहीं बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम विदाउट फीस पढ़ा भी रहे हैं। बहुत बढ़िया वो बात है सिर्फ सर। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कोई अच्छा बच्चा है वो आगे बढ़ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बढ़िया, स्वागत योग्य सर। सर इंग्लिश मीडियम स्कूलों का नाम आता है तो एक आरोप या एक अवधारणा इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ हमेशा से जुड़ी रहती है कि किताबों में या ड्रेस के साथ या दुकानदारों के साथ साठ गांठ रहती है, कमीशन सेट रहता है। इस पर सर आपके क्या विचार? इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए, जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के अंदर बुक्स लगती हैं, उसका नियम है कि आपका नोटिस बोर्ड पे बुक्स को और उसके पब्लिशर को आपको लगाना होता है। तो हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हम अपने नोटिस बोर्ड पे जिन जिन क्लासेस के अंदर जिन जिन पब्लिशर्स की बुक लगाई गई है, जिन जिन ऑथर्स की बुक लगाई गई है, उनकी सबकी लिस्ट लगा देते हैं। अब वो लिस्ट डिफरेंट शॉपकीपर्स हमसे मांगते हैं, जो भी हमारे पास आता है हम हर व्यक्ति को, जो भी शॉपकीपर है बुक्स का, उसको सबको ही अवेलेबल कराते हैं। लेकिन उसमें से जिसका बजट उस चीज को मैच करता है, क्योंकि वो बुक्स अगर लेके आता है तो 10-20 लाख रुपए की बुक्स लानी पड़ती है। दुकानदार का इन्वेस्टमेंट, दुकानदार को 10-20 लाख रुपए एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है, जहाँ से पब्लिशर्स को मंगवाता है। तो सभी की ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो सब बुक्स अवेलेबल करा सके। तो उसमें 2 या 3 दुकानों वाले होते हैं जो इस चीज की कैपेसिटी के अनुसार बुक्स ला सकते हैं, तो वो लेके आते हैं। और हम हमारे स्कूल से किसी या मैनेजमेंट के द्वारा किसी भी चीज को कंपलसरी नहीं किया गया कि इसी दुकान से आपको बुक्स लेनी है, जिसको जिस तरीके से बुक्स लेनी है, जहाँ से लेनी है। आपको बुक से मतलब है? हमको सिर्फ बुक से मतलब, उस पब्लिशर की बुक से मतलब। नॉर्मली बुक्स सारी एनसीईआरटी की ही होती है जो गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर नंबर ऑफ पर्संस कम होते हैं, बच्चे हाई स्टडीज में जाना चाहते हैं, कंपटीशन को देखते हुए कुछ प्रेफरेंस बुक्स को उनको रेफरेंस बुक के रूप में अलग से लगा दी जाती है, जिससे बच्चे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहे तो। नॉर्मली तो एनसीईआरटी की बुक्स ही होती है जिनके रेट फिक्स होते हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा नफा नुकसान की भी बात नहीं होती। सर बहुत बढ़िया बात बताई आपने, और लोगों की अवधारणा भी इससे दूर होगी। सर इसी अवधारणा में एक और कंसेप्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ हमेशा से जुड़ा रहा है कि फीस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का वजन भी बच्चों पर पड़ता है। किताबें, ड्रेस और ट्रांसपोर्ट। ड्रेस और किताबों का तो आपने बता दिया, ट्रांसपोर्ट के खर्चे के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ट्रांसपोर्ट के बारे में ऐसा है कि आरटी के जो बच्चे हैं नॉर्मली उनके साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि उनको ट्रांसपोर्ट का चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई स्कूल आपके मेन सिटी से अगर आरटी के अलावा भी बच्चे हो तो आरटी के हाँ नॉर्मली जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो समस्या है ना वो आरटी के बच्चों को ही आती है, क्योंकि जो नॉन आरटी के जो बच्चे हैं जो फीस स्कूल की फीस अफोर्ड कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको ये समस्या नहीं आती है। आरटी से जो बच्चे हैं उनकी जो स्कूल फीस है वो तो गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है, गवर्नमेंट देती है। हाँ। अब वो बच्चा अगर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से अगर स्कूल में अगर भेजना चाहते हैं तो वो तो चार्ज उनको देना पड़ेगा। अब बात ये है कि ये कंपलसरी नहीं है, अगर कोई पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं करता तो खुद अपने व्हीकल से छोड़ के जा सकते हैं, पैदल स्कूल तो जहाँ है वहीं रहनी है, स्कूल वहीं रहेगी, तो उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि बसेस के माध्यम से ही आए वो बच्चे। हाँ, अगर उनको ये सुविधा चाहिए तो उनको ये मिनिमम चार्ज जो हमने लगा रखा है बसेस का, आप किसी भी स्कूल से कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में कि जितनी बसेस चल रही हैं वो लॉसेज के अंदर ही है। बसेस में कोई है ना ओनर, मेरे को नहीं लगता कि कोई अर्न कर रहा होगा, क्योंकि आज के टाइम में डीजल कितना महंगा हो गया है, ड्राइवर्स हैं वो महंगे, फिर इंश्योरेंस के बिना आपकी बसेस चलती नहीं, मेंटेनेंस रहती है बसेस की, तो ये सब चीजें एक्सपेंस जो है उनको अगर मानो तो 10 से 12 हजार रुपए महीने के किसी भी स्कूल के अंदर कहीं से भी बच्चे अगर आते हैं। इवन हमने तो यहाँ तक ये कर रखा है कि रामगढ़ और जैसे फेफाना और जैसे बिरकाली यहाँ से 30-30 किलोमीटर दूर है, लेकिन उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्चुअल में अगर उनके किलोमीटर के हिसाब से देखें तो ज्यादा एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन हमने सबकी फीस एक जैसी कर रखी है ताकि सब बच्चों पे बराबर लोड आए, वरना बिरकाली के बच्चे, फेफाना के बच्चे, रामगढ़ के बच्चों की अगर मतलब जितना उनका नॉर्मल चार्ज लगता है उससे भी कम लेते हो, उससे भी कम ले रहे हैं ताकि कम पैसे में ज्यादा बच्चे पढ़ पाए, ज्यादा बच्चे, ये हमने ऐसा कर रखा है। इससे ज्यादा तो क्या कर पाएंगे क्योंकि एक्सपेंसेस इतने। सर, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात आए और ट्यूशन का जिक्र ना चले, बहुत बार देखा जाता है कि इतनी कॉस्टली फीस और फिर भी बच्चे ट्यूशन की ओर भागते हैं, इसमें अनुभव जी बात ये है कि मुझे जैसा लगता है, मैं अपनी बात बताऊंगा आपको कि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी ट्यूशन एक फैशन बन गया है। यदि कोई बच्चा सच में वीक है, उसको ट्यूशन की जरूरत है, तो वो पेरेंट्स उसको ट्यूशन के लिए बोलता है। स्कूल में से न तो कोई मैनेजमेंट न कोई टीचर कभी एडवाइस नहीं करेगा कि इस बच्चे को आप ट्यूशन करवा दो, लेकिन एक बच्चा जो कमजोर है पढ़ाई में वो अगर किसी टीचर के पास ट्यूशन जाता है तो दूसरा पेरेंट्स ये देखता है कि मेरा बच्चा कहीं पीछे ना छूट जाए, वो उसका बच्चे को ट्यूशन की जरूरत नहीं है तब भी वो उसको ट्यूशन के लिए फोर्स करता है कि तू भी ट्यूशन जा, उनका बच्चा कर रहा है। तो वो एक दूसरे को देखा देखी करके आज के समय में जिन बच्चों को ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं तो स्कूल चला रहा हूँ, मेरे को पता है मेरे स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बच्चा भी कहता है कि मेरे को ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं, दबाव बनाते हैं। तो ये एक टाइप का फैशन बन गया है। और इस तरीके से एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है, उसमें से 20 बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, तो नॉर्मल पब्लिक यही सोचेगी कि इंग्लिश मीडियम में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उनको ट्यूशन की जरूरत है, जबकि ऐसा नहीं है। और इन सब चीजों को सॉल्यूशन के लिए हमने तो एक्स्ट्रा क्लासेस को भी मैनेज किया है, स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा रखी है, फाउंडेशन क्लासेस भी लगा रखी है। फाउंडेशन क्लासेस के अंदर हमारा 3 घंटे तक टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है बच्चे को। इवन बच्चा पढ़ने के बाद में बस हमारी अगर एक सिंगल बच्चा है तब भी हमारी बस उस बच्चे को घर तक छोड़ने जाती है, ऐसी फैसिलिटी हमने दे रखी है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर बच्चा पढ़े तो उसको ट्यूशन की जरूरत ही है। इसमें कुछ पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे को सच में ट्यूशन की जरूरत है या नहीं है। सर, अभी आपने जैसे कि बताया कि फीस ज्यादा इसलिए है कि टीचर्स ज्यादा महंगे हैं, लेकिन बहुत बार तो ये देखा जाता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो अनक्वालिफाइड होते हैं, प्रॉपर क्वालिफिकेशन के बिना या बहुत कम पैसे पर टीचर्स रखते हैं। तो सर उस विचार आपका क्या कहना है उस मामले में? देखिए, जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनमें तो आप नॉन क्वालिफाइड टीचर्स रख नहीं सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे सीबीएसई की साइट है, सीबीएसई पे ओसिस का फॉर्म भरा जाता है, सीबीएसई की साइट है जिसपे सभी टीचर्स के डॉक्यूमेंट्स चढ़ते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चढ़ते हैं उनके, उसमें दिख जाता है कि कोई टीचर क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है, क्या एक्सपीरियंस है, प्लस में उनके अकाउंट्स नंबर भी चढ़ते हैं। हमारे को सीबीएसई के स्कूल है, जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल है, उनको अकाउंट्स के माध्यम से सैलरी देनी पड़ती है। तो आप सैलरी कितना दे रहे हो वो भी ओपन है, आपका टीचर क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है वो भी ओपन है। आप सीबीएसई की साइट पे जाके किसी भी स्कूल से जो सीबीएसई से एफिलेटेड है उसमें देख सकते हो, तो उसमें नॉन क्वालिफाइड टीचर चल नहीं सकते सर। बाकी बात अगर दूसरे स्कूल की देखे जाए कि वो अगर नॉन क्वालिफाइड टीचर्स रखते हैं
तो ये गलत बात है। उनको नॉन क्वालिफाइड टीचर्स नहीं रखने चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो खुद टीचर कुछ नहीं जानेगा, बच्चों को क्या सिखाएगा? सर अभी आपने जैसे कि सीबीएसई आरबीसी, इस बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि सीबीएसई क्या है, आरबीसी क्या है, कहाँ क्या किस काम आती है, या बहुत सारे लोग सीबीएसई में रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो सर ये कैसे पता चले और इसका क्या मैटर है? तो थोड़ा ये पॉइंट थोड़ा डिटेल में आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मेरे पास में भी क्वेरी आती रहती है। कई बार मैंने पेरेंट्स से ये सुना है कि वो सीबीएसई में या आरबीएसई में क्या डिफरेंस है। मैं बताता हूँ, ये अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। जैसे एक सीबीएसई बोर्ड है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बोलते हैं इसको, जो कि केंद्र सरकार के माध्यम से चलता है। एक राजस्थान बोर्ड है तो राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड है जो वो राजस्थान सरकार के द्वारा चलता है। एक आईसीएसई बोर्ड है। ऐसे कई डिफरेंट बोर्ड है। एक इंटरनेशनल आईबी बोर्ड बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल बोर्ड भी है। ये अलग अलग बोर्ड है, इनके अपने अपने क्राइटेरिया, अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे कि सीबीएसई के स्कूल विदेशों में भी है, आईबी बोर्ड के स्कूल विदेशों में भी है, राजस्थान बोर्ड के स्कूल सिर्फ राजस्थान में ही है। तो जैसे सीबीएसई के स्कूल की मान्यता के लिए आपको कम से कम 4 बीघा जमीन चाहिए, मिनिमम उनके जो है क्राइटेरिया है, उसके बिना आपको मान्यता नहीं। आम आदमी कैसे पता करे कि ये स्कूल रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है? तो उसके अंदर अभी इन्होंने कंफ्यूजन कर रखा है। कुछ लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, सीबीएसई पैटर्न लिखते हैं। आप कभी देखना किसी स्कूल के नीचे अगर सीबीएसई पैटर्न लिखा हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली उस स्कूल के पास में सीबीएसई की मान्यता है नहीं। सीबीएसई पैटर्न लिखा हो तो उसका मतलब मान्यता नहीं है, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप देखिए किसी स्कूल के ऊपर सीबीएसई एफिलिएशन लिखा होगा, एफिलिएशन नंबर लिखा होगा। जैसे मेरा स्कूल है सीबीएसई एफिलिएशन, तो मेरे स्कूल की मान्यता क्रमांक है 1730-335। तो आप सीबीएसई की साइट पे जाके ये नंबर डाल के देख सकते हो कि इस स्कूल को मान्यता है या नहीं है। ये झूठी ऐसे दिखा रहा है। तो जिन स्कूल्स के पास में एफिलिएशन नंबर नहीं है, उनके पास में सीबीएसई की मान्यता नहीं है। नॉर्मल लोगों के अंदर ये अवधारणा बनी है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसका मतलब सीबीएसई का स्कूल है। ऐसा नहीं है। दूसरा, इनके एग्जाम्स में भी थोड़ा डिफरेंस है। अगर मेरे से पूछो तो मेरे पास में सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड दोनों की मान्यता है। हमने दोनों स्कूल चलाए। अभी प्रेजेंट के अंदर हम आरबीएसई का कोई स्कूल नहीं चला रहे हैं, हमारा स्कूल सीबीएसई का ही चल रहा है। लेकिन इसमें मैंने जो डिफरेंस देखा है वो मेन डिफरेंस ये है कि सीबीएसई के अंदर कुछ सिलेबस जो अप्लाइड है, उनका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वगैरह अप्लाइड पूछे जाते हैं, जिस तरीके से आपके कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं। तो जो सीबीएसई के बच्चे अगर सीबीएसई में पढ़ रहे हैं तो उनको कॉम्पिटिशन में हेल्प होती है। आरबीएसई के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो अप्लाइड नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके अंदर नंबर और परसेंटेज बच्चे के थोड़े ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन आज के टाइम के अंदर परसेंटेज का कोई वैल्यू रही नहीं है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन हो गया है। अगर बच्चा अगर 99% या 100% भी लेके आ रहा है तो उसका डायरेक्ट परसेंटेज बेसिस पे कहीं एडमिशन हो नहीं रहा, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो। हर जगह कंपटीशन है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी अभी सीयूटी का एग्जाम हो गया है, तो सीयूटी में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, परसेंटाइल लाएंगे। तो इसलिए मार्क्स की तरफ मेरे हिसाब से बच्चों को नहीं दौड़ना चाहिए, नॉलेज की तरफ दौड़ना चाहिए। ऐसी जगह स्टडी करनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को कंपटीशन में हेल्प हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। बहुत बहुत बढ़िया बात है सर। अभी आपने बच्चों के कंपटीशन, मार्क्स, इन सभी बातों का जिक्र किया। यही एक सवाल बनता है कि जब भी एडवर्टाइजमेंट करने की बारी आती है, तो अगर मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, तो जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उन्हीं का चेहरा आगे किया जाता है, स्कूल उन्हीं के नाम पर एडवर्टाइजमेंट करता है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो बैकएंड में रह जाते हैं। तो सर इसके बारे में आपके क्या विचार है कि किस टाइप का प्रमोशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपकी बात सही है। देखो, एक क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे हैं तो उसमें 40 में से हो सकता है कि 20 बच्चे, हो सकता है कि 10 बच्चे 95 से क्रॉस करें, 90% से ऊपर करें। उस क्लास के अंदर हो सकता है कुछ बच्चे फेल भी होते होंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनको वही उसी टीचर ने पढ़ाया है जो बच्चे 95 लेके आए हैं। सेम उनका एनवायरमेंट मिला है। ऐसा तो है नहीं कि उन बच्चों को जो 95% लेके आए उनको किसी दूसरे टीचर ने पढ़ाया हो। तो सेम क्लास के अंदर अगर एक क्लास 50 बच्चों की, उसके अंदर सेम टीचर आ रहा है, सेम एनवायरमेंट है, और उन्हीं का टेस्ट पैटर्न है वो भी सेम लिया जा रहा है, बार बार टेस्ट दिए जाते हैं, बच्चों के रिवीजन करवाया जा रहा है, तो उसके बावजूद अगर कुछ बच्चे नंबर कम ला रहे हैं तो उसमें कुछ हद तक बच्चे जिम्मेदार है, उनके पेरेंट्स जिम्मेदार है, क्योंकि पेरेंट्स को भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब बात आई एडवर्टीजमेंट की, तो एडवर्टीजमेंट की अगर मेरा स्कूल की बात करूं, अगर 50 में से अगर 40 बच्चों के 80% आ रहे हैं, तो हम तो 40 के 40 बच्चों का एडवर्टीजमेंट करें। किसी एक बच्चे का, सिंगल बच्चे का तो कर नहीं रहे। सिंगल बच्चे का मैं भी ये यहाँ पे आपके इस ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि कोई बच्चा अगर 99% लेके आ रहा है तो वो स्कूल की उपलब्धि नहीं है,
वो उस बच्चे बच्चे की पर्सनल उपलब्धि है, मेरे को इस बात को कहने में बिल्कुल एतराज नहीं है। हाँ, कोई बच्चे अगर किसी स्कूल के 50 बच्चों में से अगर 40 बच्चे 90% लेके आ रहे हैं, 95 लेके आ रहे हैं, वो स्कूल की उपलब्धि हो सकती है। तो हम उन्हीं बच्चों को एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप पीछे का हमारा रिजल्ट उठा के देख सकते हो कि 50 की क्लास होती है, 100 की क्लास होती है, उसमें 70 या 80 बच्चे अगर 80% से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो मैं तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मेरे टोटल बच्चों का रिजल्ट है ना वो डालता हूँ। मेरे को इस चीज में कोई वो नहीं होता, क्योंकि जो मेहनत है वो आपके सामने दिखेगी। आप झूठा लोगों को कब तक बरगलाते रहोगे? झूठ के दम पे आप लंबे समय तक नहीं चल सकते। और ये तो शिक्षा का क्षेत्र है, इसके अंदर बच्चों का आप भविष्य बना रहे हो। कोई पेरेंट्स आपको अपनी बच्चे को अगर सौंप रहे हैं तो उससे बड़ी चीज आपको कोई सौंप नहीं सकता। किसी को आप पैसे उधार दो तो आप ब्याज सहित उसको वापस चुका दो, तो उसका कोई एहसान नहीं है आप पर, क्योंकि आपने ब्याज सहित वापस चुका दिया। लेकिन आप पे विश्वास करके कोई बच्चा यदि आपको सौंप रहा है तो वो अपने भविष्य की कीमत सौंप रहा है, तो उस चीज को आपको समझना चाहिए कि सामने वाले ने आप पे कितना फेथ किया है। तो आपको उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए और उसकी भविष्य के बारे में सोचते हुए उसको पढ़ाना चाहिए। सर बहुत बढ़िया जवाब दिया सर। अब मेरा एक सवाल है, नॉर्मली अभी तक तो जनता के सर अपना स्कूल की नींव कैसे और कब पड़ी? इसकी नींव देखिए हमारे आज एक बहुत सक्सेस स्कूल है, तो ये भी जरूरी है कि लोगों को ये बताया जाए कि सक्सेस के पीछे की क्या कहानी है। फ्रंट को सभी ने देख लिया, बैकएंड की क्या कहानी है सर अपना? आपने सही बात किया कि नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि ये स्कूल सीधा स्टार्ट हो गया, कामयाब हो गया, लेकिन उसके पीछे बहुत संघर्ष छिपा हुआ है। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताना चाहूंगा। हमारे बड़े भाई साहब थे जो आईएएस के एग्जाम में पहुंचे थे। ये बात है 2004 की, 2004 में दिनेश सर की बात कर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई साहब दिनेश जी। 2004 में आईएएस का एग्जाम दिया था उन्होंने, आईएएस का प्री भी पास किया उन्होंने, मेंस भी पास किया और इंटरव्यू तक पहुंचे थे वो। जब इंटरव्यू में उनको इस वजह से मार्क्स कम मिले कि वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते थे, और वैसे भी उन्होंने एग्जाम पूरा हिंदी मीडियम, हमारा ये क्षेत्र पूरा हिंदी मीडियम का था, उस टाइम इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ भी नहीं करते थे। तो जब उनका वहां पे सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ कि वो हिंदी मीडियम से, तो उन्होंने यूपीएससी के आगे बैठ के कसम खाई थी कि मैं अपने बच्चों को, अपने क्षेत्र के बच्चों को आईएएस में सिर्फ मीडियम की वजह से फेल नहीं होने दूंगा। तब उन्होंने 2004 में आके इस स्कूल की नींव रखी थी, और आज इस स्कूल को 22 साल हो गए। इस स्कूल से बहुत से आईएएस, आईपीएस, सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन गए। तो भाई साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपको पता होगा राहुल मोदी जो हमारे नॉर्थ से बिलोंग करता है वो आईएएस है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं ऑल इंडिया के अंदर। लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज दिल्ली के अंदर, वहां पे भी हमारे कई स्टूडेंट्स हैं। अभी मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मेरे को पता भी नहीं है कहाँ सेलेक्ट हो गए, क्योंकि 20 साल में बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं, बहुत सारे बच्चे। तो इस स्कूल की स्थापना सिर्फ बच्चों के वेलफेयर के लिए की गई थी। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में था, भारत सरकार के अंदर एएन की पोस्ट पे था, मैं खुद बीटेक किया, मैं इंजीनियर हूँ। तो भाई साहब ने मेरे को भी यहाँ पे इसलिए बुलाया गया था कि अपने को यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाना है, और हम बस उनके मार्ग निर्देशित किए हुए मार्ग पे चल रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर हमारे को इसी तरीके से हेल्प करता रहे, आप लोगों का प्रेम प्यार मिलता रहे। अपाला स्कूल के बच्चे कामयाब के जो झंडे गाड़ रखे हैं वो किसी से भी छुपे हुए नहीं है। बहुत आप सिर्फ नौर और मानगर तक नहीं है, जैसे कि शुरुआत में बताया कि अब ये विश्वव्यापी और देशव्यापी स्कूल हो चुका है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी। आप हमसे जुड़े, बहुत सारी अवधारणाएं जो बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्ट थे, लोगों के अंदर जो बातें जुड़ी हुई थी, अफवाहें थी, आपने उनको बहुत ही स्पष्ट तरीके से आज समझाया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत की ये कड़ी में बात या चित जनता फैसला करेगी कि व्यक्तित्व में बात है या चित है। इसी के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि नॉर्थ सिटी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर यह एपिसोड प्रसारित होगा और आप इसे जरूर देखिए और हमें इससे जुड़ी कमियों को बताते रहिए, अवगत करवाते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।